Hello students, I am Dr. नीलम शर्मा. वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट. आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 5th यूनिट चल रही है यूजीसी एजुकेशन की करिकुलम स्टडीज़ नामक जो है 5th यूनिट चल रही है. तो आप जो है कल हमने पढ़े थे करिकुलम की कॉन्सेप्ट और करिकुलम के उद्देश्य. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब टॉपिक है हमारा, वो है पाठ्यचर्या विकास की कार्यनीति, या फिर ये कह लीजिए कि स्ट्रेटेजी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट. स्ट्रेटेजी फॉर करिकुलम डेवलपमेंट है ना. तो पाठ्यचर्या विकास क्या है? पाठ्यचर्या विकास एक ना विशिष्ट कार्य है. पाठ्यचर्या विकास कोई ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे किसी ने कर दिया, नहीं. ये एक विशिष्ट कार्य है और इस कार्य को करने के लिए विशिष्ट लोगों की आवश्यकता होती है. तो पाठ्यचर्या विकास एक विशिष्ट कार्य है. हमें इसके उद्देश्य देख लेना चाहिए. प्रजातांत्रिक देश में किस तरह शिक्षा दी जाए जिससे हमारे बालक का सर्वांगीण विकास हो. तो हमें पाठ्यक्रम बनाने से पहले, पाठ्यक्रम विकसित करने से पहले हमें क्या देखना है कि हमारा देश जो प्रजातांत्रिक है और हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास जिससे हो ऐसा पाठ्यक्रम हमें क्या करना है, विकास करना. पाठ्यक्रम का उस तरह से हमें बनाना है, डेवलप करना है. पाठ्यक्रम विकास मतलब बन चुका है उसको विकास करना है केवल, ठीक है. पाठ्यचर्या विकास के कार्य, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमने उद्देश्य देख लिए, आप पाठ्यचर्या विकास देख रहे हैं, ठीक है. पाठ्यचर्या विकास के कार्य में शिक्षाविदों, शिक्षा समितियों के माध्यम से विद्यालयों का भ्रमण एवं समाज के प्रत्येक वर्ग एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है और राष्ट्र हित की भावना से पाठ्यचर्या विकास कार्यनीति का निर्धारण किया जाता है ना. राष्ट्र हित की भावना और समाज के प्रत्येक वर्ग की जो है उसमें क्या रहती है, ध्यान में आवश्यकताओं को, प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए. तो स्ट्रेटेजी ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स में, सबसे पहले हम करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. प्रॉब्लम क्या है, यानी कि आपका जो करिकुलम है वो बन चुका है. अब उसमें क्या है कि अब करिकुलम में हमें देखना है कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन उसमें तो होगी जो चीज़ बन चुकी है. अब उसमें देख रहे हैं कि उसको विकास करना है. तो विकास करने से पहले हमें देखनी है कि विकास किस जगह करना है, कितना करना है, क्या करना है. इस चीज़ का तो हमें पता होना चाहिए. तो इसमें हम करते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. फिर हम आते हैं सेकंड पे गोल, फिर हम आते हैं नीड असेसमेंट में. फिर ये दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, पहला हमारा होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा हमारा ये, चौथा होगा हमारा ये, पांचवा हो गया हमारा ये, ठीक है. तो उसके बाद हम आते हैं नीड असेसमेंट पे. हमें देखना है कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है और असेसमेंट करके हमें देखेंगे कि बच्चा जो करिकुलम का डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस बच्चे की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रुचियाँ रुझान है, उनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नीड और असेसमेंट करेंगे. आवश्यकता देख करके फिर हम उनका असेसमेंट करेंगे. तब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें इस जगह डेवलपमेंट उनको करिकुलम में करना है. फिर आता है गोल एंड ऑब्जेक्टिव. अब हमें पता लग गया कि यहाँ बच्चे की आवश्यकता जान ली, क्या प्रॉब्लम है ये जान ली. अब हम क्या करते हैं, गोल एंड अपना गोल और ऑब्जेक्टिव निश्चित करते हैं कि ये हमें इसमें करिकुलम में ये डेवलप करना है, बढ़ाना है, थोड़ा और डेवलप करना है, थोड़ा और वास्ट करना है, उसको बढ़ाना है या एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ना है, वो सब चीज़ें. फिर ऐसा हमारा आ गया स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन. फिर क्या करेंगे हम, स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि दो तरह की होती हैं एजुकेशनल, जो हमारा ये है एजुकेशनल स्ट्रेटेजी और एंड इम्प्लीमेंटेशन दो तरह का है, टीचर सेंटर्ड और जो है और स्टूडेंट सेंटर. अब टीचर सेंटर कैसे कि जैसे कि लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये हमारे एजुकेशनल स्ट्रेटेजी में इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट में कि लेक्चर मेथड हो, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो और बहुत सारे मेथड हैं उनसे संबंधित, ठीक है. और दूसरा है स्टूडेंट से संबंधित, जैसे कि लर्निंग जब लर्निंग करते हैं ना, अब स्टूडेंट संबंधित तो लर्निंग से संबंधित हो गया, लर्निंग से संबंधित हो गया. तो ग्रुप मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, गेमिंग मेथड हो गया, कोलैबोरेटिव मेथड हो गया, और कौन सा है कोलैबोरेटिव हो गया, काइनेस्थेटिक लर्निंग हो गई, है ना, फ्लिप्ड क्लासरूम हो गए. ये सब चीज़ें हमें उसमें क्या करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती हैं कि इस तरीके से अब क्लासरूम में जो है क्लासरूम में करिकुलम होगा. तो ये सब चीज़ें हमें उसमें क्या करनी पड़ती हैं, डेवलप करनी पड़ती हैं, ठीक है.
अब आ जाते हैं हम शैक्षणिक डेवलपमेंट के बाद अब हम आते हैं शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। कि हमने जान लिया डेवलपमेंट में, हमने ये जान लिया कि हमें यहाँ पर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है ना। आवश्यकता आ गई ना कि शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे करेंगे। अब हम पाठ्यचर्या निर्माता विशेष सर्वेक्षण द्वारा, क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं। किससे करते हैं? नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम द्वारा। क्या करते हैं? नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम रखते हैं, उनके द्वारा ही क्या आवश्यकताओं का उद्देश्य निर्धारण किया जाता है। आवश्यकताओं का जो है निर्धारण किया जाता है, शैक्षिक आवश्यकताओं का। वो विशिष्ट तरह की आवश्यक होती है। नियोजित कार्यक्रम कौन से होते हैं? विशिष्ट होते हैं। जैसे कि आपने क्षेत्र का निरीक्षण किया और वहाँ पाया कि वहाँ ज़्यादातर बच्चे जो है बहुत ही मतलब लोअर क्लास के लोग बच्चे हैं, या फिर समझ लीजिए कि बहुत कम मतलब उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही कम है। मतलब वो 6 तक आ गए हैं लेकिन ABCD भी नहीं जानते हैं। मतलब इस तरह के मतलब उनका जो पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो इतना मतलब अच्छा नहीं है ज़्यादा मतलब, है ना। तो हम उन्हें नियोजित शैक्षिक कार्यक्रम किए। कुछ विशिष्ट बच्चे हैं, कुछ वैसे डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं, वो सब देखा कि यहाँ पर बच्चे हैं तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पर क्या करेंगे, करिकुलम में डेवलपमेंट करेंगे, उनको आवश्यकता का निर्धारण करेंगे, है ना। समाज और क्या करेंगे, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज की आवश्यकताएं क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि वहाँ आवश्यकताएं क्या, किस तरह के बच्चे हैं, समाज शिक्षा विभिन्न स्तरों पर क्या चाहता है, ठीक है। आवश्यकता निर्धारण में उपलब्ध आंकड़े। अब आवश्यकता आंकड़े कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे, वे क्या कराएंगे। जैसे समाज में जैसे हमारा समाज लोकतांत्रिक है तो शिक्षा उपयोगी रिपोर्ट सरकारी नीतियों आदि के विश्लेषण द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा रिपोर्ट द्वारा, है ना, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट द्वारा, सरकारी नीतियों द्वारा, है ना, समाज में बदलाव का ढांचा लोकतांत्रिक जो होता है उसको बोलते हैं, है ना, शिक्षा की व्यवस्था उसको बोलते हैं। शिक्षा की व्यवस्था कैसी है हमारी, कैसी है शिक्षा की व्यवस्था, समाज में बदलाव, लोकतांत्रिक ढांचा, ठीक है, कि सीमाओं और शक्तियों के बारे में जानकर। शक्तियाँ कौन सी हैं, सीमाएं कौन सी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, या हमारे पास जो है व्यक्ति कितने हैं, मतलब हमारे पास हम कितनी नियुक्तियाँ कर सकते हैं, इस तरह की सीमाएं हैं हमारी। और शक्तियाँ कौन सी हैं, शक्तियाँ हैं हमारी जैसे कि मतलब कि बच्चों के अंदर वो पैदा करना, मतलब हमारी शक्तियाँ हैं कि हमारे पास जो है साधन है और वो अच्छे टीचर है, ये हमारे, है ना, ये हमारी शक्तियाँ हैं। विचार करके और यह तय करना कि उपलब्ध साधनों को समुचित स्थान पर उपयोग किया जा रहा है ना। ये हो गया हमारी आवश्यकताओं का निर्धारण। अब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करेंगे, ये तो हो गया आवश्यकताओं का निर्धारण। अब उद्देश्य, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कैसे करेंगे। उद्देश्य क्या होने चाहिए, हमारे सुस्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को प्रासंगिक होने चाहिए, ठीक है। उद्देश्यों का वर्गीकरण सर्वमान्य विचार के अनुसार होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, ठीक है। कैसे उद्देश्य होने चाहिए, जैसे कि ये हमारा ये है, ये क्या बोलते हैं इनको, ये बोलते हैं इनको ब्लूम टैक्सोनॉमी। जैसे ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैगर टैक्सोनॉमी, ये इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। और पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 तरह के पक्षों पर जोर दिया जाता है। सबसे पहले कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो इनके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो हम उनके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। डेवलप के लिए तो डेवलपमेंट चल रही है, उद्देश्यों का निर्धारण, आवश्यकताओं का निर्धारण, है ना, ये जो चल रही है डेवलपमेंट करने के लिए ही चल रहे हैं। डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य होने चाहिए, आवश्यकताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये होने चाहिए। हमें बताया ना, लोकतांत्रिक ढांचा है हमारा, तो इस वजह से लोकतांत्रिक गुण भी होने चाहिए उसमें जब हम डेवलपमेंट करेंगे करिकुलम का, ठीक है। बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज की आवश्यकता क्या है ना, क्या नाम है, पुलिस के पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सीमाएं क्या हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसमें। और विषय वस्तु के चयन के अब नेक्स्ट आ जाता है विषय वस्तु के चयन का मापदंड। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले विषय वस्तु क्या होनी चाहिए जब हम चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कंटेंट को और उस टॉपिक को, बेसिस ऑफ आइडिया स्पेसिफिक कंटेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो कैसे ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु विद्यार्थियों को जो है सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करे। ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए करिकुलम के अंदर कि वो जो है बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाए, स्वावलंबी बनाए, ठीक है। सीखी जाने वाली विषय वस्तु छात्रों के मूल विचारों, संकल्पनाओं, विशेषतः अधिगम योग्यताओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली हो। यानी कि उन्हें जो है समझ पैदा करना, सीखना और जो है अनुभव करना, और फिर उसको जो है क्या करना, अनुभव करने के बाद में उसको जो है अप्लाई करना आना चाहिए।
ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए। विषय वस्तु का गठन कैसे करेंगे हम, उसके अंदर सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस कैसे कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं 5th यूनिट है तो एक एक करके पढ़ा रहे हैं ना, पहले यूनिट फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, अब उसके अंदर टॉपिक पहला, उस यूनिट के अंदर पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा टॉपिक कौन सा, तीसरा टॉपिक, इस तरह से क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता में आ जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, है ना। सबसे पहले सरल होते हैं फिर जटिल होते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चा चीज़ जानता है वो पहले लिखी हुई होती है, जो नहीं जानता वो आगे होती है चैप्टर्स में। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म छोटी चीज़ होती है फिर स्थूल दिखाई जाती है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त, मूर्त चित्रण पहले किया जाता है और मूर्त बाद में। निरंतरता, निरंतरता किसको बोलते हैं, किसी क्रिया अवस्था या गुण का बिना किसी रुकावट के चलते रहने क्या कहते हैं, निरंतरता कहते हैं। जैसे किसी कोई क्रिया हो, कोई वस्तु हो, कोई क्रिया अवस्था या गुण हो, उसको चलता रहे, उसको बोलते हैं निरंतरता। अब निरंतर किस चीज़ में है, निरंतरता इस चीज़ में है कि विषय वस्तु का एक दूसरे से जो है एक संबद्धता। निरंतरता भी है कि जैसे ये जो है पहले सरल पढ़ा रहे हैं फिर हम कठिन पढ़ा रहे हैं फिर उससे अधिक कठिन पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से। फिर है संबद्धता। अब संबद्ध होना चाहिए, एक विषय का दूसरे विषय से संबंध भी होना चाहिए। जैसे कि हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, स्टैटिक्स कॉमर्स में भी पढ़ते हैं, अन्य सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कॉमर्स में पढ़ते हैं और एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो हमें जो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान हमने एजुकेशन में लिया तो कॉमर्स के जो स्टैटिक्स हुआ उसको भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से संबद्धता होनी चाहिए करिकुलम के अंदर। अधिगम अनुभव का चयन। अब अधिगम अनुभव का चयन क्या है कि मान लीजिए बच्चा, अधिगम अनुभव किसका होगा, अधिगम अनुभव तो उसी का होगा ना, बच्चे का होगा, स्टूडेंट का होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ऐसे लिखना अच्छा लगता है या मल्टीपल चॉइस आंसर अच्छे लगते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के को क्या है, क्योंकि अधिगम अनुभव होंगे वो क्वेश्चन, वो जो है मतलब रिसर्च वाले क्वेश्चन, छोटी क्लास है तो रिसर्च वाले क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, तो उनका जो अधिगम जो अनुभव है, अधिगम अनुभव है वो किस तरह के क्वेश्चंस का है, किस तरह के प्रश्न को किस उम्र तक का हल कर सकते हैं, किस स्तर पर हल कर सकते हैं, उस सब का भी जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं। तो आ जाता है पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कैसे करें। अब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 4 चीज़ें कौन सी हैं, पहला तो है, देख लिया आपने, पहला तो है हमारा 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला में ध्यान रखना चाहिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो उद्देश्य, इसका ध्यान रखेंगे हम, फिर हम ध्यान रखेंगे विषय वस्तु का, फिर हम ध्यान रखेंगे वीडियो का, फिर हम ध्यान रखेंगे मूल्यांकन का। और ये चारों जो है आपस में ये जुड़ी हुई हैं, आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं, है ना, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो है उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, फिर हमें देखना होगा विषय वस्तु, क्या विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फिर जो है विद्या, कौन सी विद्या टीचर अपना रहा है ना, और फिर उनका मूल्यांकन करते हैं, समेटिक है, फॉर्मेटिक है, किस तरह का ये मूल्यांकन है, ठीक है। अब जो है छात्र मूल्यांकन, इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है छात्र मूल्यांकन। मौखिक, लिखित तथा छात्र मूल्यांकन कैसे करते हैं, हम लिखित परीक्षाओं द्वारा करते हैं, है ना, ओरल वाइवा होते हैं, प्रायोगिक प्रैक्टिकल्स होते हैं, है ना, गृह कार्य द्वारा प्रोजेक्ट भी देते हैं बच्चों को, तो इनके द्वारा जो है हम जो है बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो उनका भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम मूल्यांकन किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हम मूल्यांकन भी इसमें करना होता है। पाठ्यक्रम नियोजन के आदर्श। अब पाठ्यक्रम जो है हमारा, यानी कि पाठ्यचर्या कह लीजिए, पाठ्यचर्या नियोजन की आधारशिला क्या है, यानी कि जो करिकुलम बनाया जाता है उसका आधारशिला क्या है, किसका, पाठ्यचर्या का। पाठ्यचर्या की आधारशिला क्या है,
इसकी पाठ्यचर्या के करिकुलम की डेवलपमेंट। है बेसिस ऑफ या फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या नियोजन की आधारशिला क्या है? तो सबसे पहले है दार्शनिक आधार। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। पाठ्य नियोजन के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है। यह पाठ्यक्रम सदैव ही अपने समाज की समस्याओं, धारणाओं, विश्वासों, विचारों और विचारों की मांग पर आधारित होता है। क्योंकि जो भी पाठ्यक्रम निर्माण करेंगे सबसे पहले देखना पड़ेगा हमारे समाज की समस्याएं क्या हैं, उनकी धारणाएं क्या हैं, उनका जो है उनकी धारणाएं क्या, उनका विश्वास क्या है, किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, विचार क्या हैं उनके, है ना। यानी कि हम किस चीज़ में, मान लो हमारी जो है जनता किस चीज़ को विश्वास करती है, ज़्यादातर हमारी जनता किस तरह का विचार रखती है, तो उन विचारों का भी ध्यान में पाठ्यक्रम बनाते समय विकास करते समय ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो देश काल एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव होता रहता है। यह माना जाता है कि यदि समाज में परिवर्तन जब तक समाज में परिवर्तन होता रहता लाना है तो शिक्षा में पाठ्यक्रम, यदि समाज में परिवर्तन लाना है तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना ही पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। या चाहे कह लीजिए कि समाज में परिवर्तन होता है तो पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, या पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है तो समाज में भी उसे पढ़ के जो है परिवर्तन हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न आधार इस प्रकार हैं। जो पहले तो है दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल, फिर है सामाजिक समाजशास्त्रीय आधार, फिर है मनोवैज्ञानिक। कितने आधार हो गए? 3 हो गए। वैसे तो और भी हैं, मेन जो है 3 है हमारे। फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो दार्शनिक आधार में सबसे पहले क्या है? दार्शनिक आधार को मेरुदंड माना जाता है पाठ्यक्रम का। क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी। पाठ्यक्रम की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसी हो, है ना। रसमोद ने कहा है कि दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का अन्य पक्ष नहीं। मतलब दर्शन पर पाठ्यक्रम का जो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, जो संगठन है जो दर्शन पर जो आधारित है उतना किसी दूसरे पक्ष पर नहीं आधारित जितना कि दर्शन पर आधारित है पाठ्यक्रम का संगठन। और पे भी है आधारित, यानी कि समाज पर भी है और क्या कहते हैं मनोविज्ञान पर भी है, पर इतना नहीं जितना दर्शन पर है। ये कहना है रसमोद का। ठीक है। अब आदर्शवाद, अब ये है कि आदर्शवाद इसमें आपको पता ही है आदर्शवाद है, इसमें प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, और जो है अस्तित्ववाद है, और अस्तित्ववाद है, यथार्थवाद, ये कई सारे वाद हैं इसमें, बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं इसके अंदर। तो आदर्शवादी क्या कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम पर विश्वास करते हैं। व्यक्ति की क्या करते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, और जो है उस पर पाठ्यचर्या उस पर विश्वास करते हैं, और वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देते हैं, है ना। व्यक्ति की वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्व हैं और शाश्वत मूल्यों पर विश्वास करते हैं आदर्शवादी। तो इसका आधार लिया गया है पाठ्यचर्या बनाने में। और पाठ्यचर्या में प्रमुख विषय कौन से हैं? धर्मशास्त्र। अब जब वस्तु से विचार को ज़्यादा मानते हैं तो धर्मशास्त्र ऑब्वियसली होना जरूरी है। अध्यात्मवाद, भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला एवं संगीत आदि इनके इसमें पाठ्यचर्या में शामिल है। अब प्रकृतिवाद के अनुसार पदार्थ, प्रकृति, जो प्रकृतिवाद है तो प्रकृति को ही महत्वपूर्ण मान रहे हैं। पृथ्वी, जड़, पेड़, पूरा मतलब जल, वायु, इन सब चीज़ों को ही महत्व देते हैं। तो ये क्या मानते हैं? ये पदार्थ को महत्वपूर्ण मानते हैं, और भौतिक जगत, प्राकृतिक विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। प्रकृतिवादी मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को संशोधित करके और मार्गदर्शित करके उनको जो है जीवन संघर्ष के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, वो कहते हैं कि हमें जो है सर्वाइव करने के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। प्रकृति ने हमें ये जो है गुण दिए हैं, संघर्ष करने का गुण हमारा प्रकृति ने हमको दे रखा है, और प्रकृति हमें सिखाती है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। प्रकृति दंड देती है और प्रकृति हमें पुरस्कार देती है, ये भी वो कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? बालक की प्रकृति को महत्वपूर्ण मानते हैं कि बालक के स्वभाव के अनुसार इसको शिक्षा दी जानी चाहिए, रुचियों योग्यताओं के आधार पर दी जानी चाहिए। वो कहता है खेल कूद किसको, जब ये प्रकृति को वो मानते हैं तो क्या मानते होंगे? प्रकृति के आंगन, प्रकृति की गोद में बच्चा खेले, है ना। तो मुख्यतः खेल कूद, स्वास्थ्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, इन्होंने जो है भाषा साहित्य का, सामाजिक विज्ञान, संगीत को कम इन्होंने महत्व दिया है। किसको? संगीत को,
भाषा को और जो है सामाजिक विज्ञान गणित को तो दिया है उन्होंने, इन्हें भाषा साहित्य को और लोगों को कम ध्यान दिया, कम जो है महत्व दिया है। अब आगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद क्या मानते हैं? प्रयोजन मानते हैं इनके अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित नहीं होते। देखिए एक इनका मानना यह है कि मूल्य जो है पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है वो पूर्व निर्धारित, तो वो क्या है कि बदलते रहते हैं। इंसान की आवश्यकताएं जैसे जैसे बदलती रहती है ऐसे ही मूल्यों का निर्माण मनुष्य करता रहता है। तो इस तरह से प्रयोजनवादी उपयोगितावादी मानते हैं रुचि अनुभव एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? उपयोगिता, रुचि, अनुभव और एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है इनका जो है ना। ये मानते हैं कि शिक्षा का कार्य ऐसे गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना है जो अज्ञात भविष्य में नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। यानी कि जो भविष्य में जो है अज्ञात, जो भविष्य अज्ञात होता है तो उसमें भी मूल्य मतलब उसको सही करने, अज्ञात भविष्य में नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। वो इस तरह से हो जाए मतलब कि जिससे कि वो भविष्य अज्ञात है लेकिन फिर भी वो अपने मूल्यों का निर्माण कर सके। यानी कि आवश्यकता अनुसार वो निरंतर परिवर्तन कर करके मूल्यों का निर्माण करे। तो इनके पाठ्यक्रम क्या है? इनके पाठ्यक्रम है स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि इनके जो हैं क्या हैं पाठ्यक्रम हैं। ठीक है। यथार्थवादी और पाठ्यक्रम। यथार्थवादी दर्शन पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। यथार्थवादी क्या मानते हैं कि जो दिखता है वही सही है, ये स्थूल जगत को ही सच मानते हैं। जो हमें दिख रहा है, हमें दिख रहे हैं पेड़ पौधे सब, ये सारे संसार चलता फिरता हमें दिखाई दे रहा है तो यही सच है ना, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो ये मानते हैं कि कारण है तो परिणाम है, कारण एक कार्य की उत्पत्ति है, ये ऐसा मानते हैं। कारण परिणाम के आधार को मानते हैं। सर्वव्यापी सम्मान मानता है व्यक्ति समाज दोनों, व्यक्ति और समाज यानी कि ये व्यक्ति और समाज दोनों में विश्वास करते हैं, न तो केवल व्यक्ति में करते हैं न केवल समाज में। कहते हैं कि व्यक्ति और समाज दोनों की आवश्यकता होती है किसी भी समाज के निर्माण के लिए, किसी भी उसके लिए मतलब यहाँ पाठ्यक्रम की बात चले तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है। यथार्थवाद शिक्षा के उद्देश्य क्या है? ये ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं प्रशिक्षण करना है तथा बालकों को प्रकृति और सामाजिक वातावरण से परिचित करा के व्यवसाय कुशलता प्रदान करना है। कि बच्चों को जो है व्यवसायिक कुशलता प्रदान करना ही इनका मेन उद्देश्य है शिक्षा का। पाठ्यचर्या में दैनिक जीवन में उपयोगी विषय प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक रसायन, स्वास्थ्य, रक्षा, व्यायाम, भ्रमण, गणित, तर्कशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों को शामिल किया जाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में जो इनका दृष्टिकोण है पाठ्यचर्या का, उसमें ये जो है ये मानते हैं ये पाठ्यक्रम होने चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने वैज्ञानिक विचारधारा का समर्थन किया है। वैज्ञानिकता की शिक्षा को ही पूर्णता के अर्थ को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकता ही सब जो है उनमें आधार वैज्ञानिकता को ही मानते हैं कि सबका आधार वैज्ञानिकता ही है। अब अस्तित्ववाद और पाठ्यक्रम देख लीजिए। अब अस्तित्ववाद वाले विचारधारा वाले वो क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि मानते हैं कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा मानवीय विषयों को महत्व दिया है ना। किसको? वैज्ञानिक विषयों की अपेक्षा किसको दिया है अस्तित्ववाद ने? कि मनुष्य का अस्तित्व महत्वपूर्ण है। विज्ञान नहीं इतना महत्व जितना व्यक्ति का अस्तित्व, हमें इसका सम्मान होना चाहिए व्यक्ति के अस्तित्व का। और जो है जैसे वे कहते हैं इनका जो अध्ययन था वो था व्यक्ति के दुख के बारे में, उनकी चिंता के बारे में, उनके शोक के बारे में, मृत्यु, गणना, इन सब के बारे में भी हम जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इनके अंतर्गत कला, संगीत, साहित्य, धर्म, नैतिक सिद्धांत, व्यक्ति चयन, चिंतन, स्वयं उत्तरदायित्व विषयों को शामिल किया जाएगा। चिंतन, क्योंकि व्यक्ति से संबंधित है तो चिंतन आवश्यक रूप से व्यक्ति है तो उनके बारे में चिंतन करना, व्यक्ति की ऐसी दशा क्यों है, गणना क्यों करते हैं, व्यक्ति को दुख क्यों होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें जो है ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में ये सब भी शामिल होना चाहिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सब उत्तरदायित्व की भावना का भी जो है उनको पता होना चाहिए कि उनका उत्तरदायित्व क्या है, मनुष्य का अस्तित्व क्या है, उनका उत्तरदायित्व क्या है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दार्शनिक आधार, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दार्शनिक आधार में पाठ्यक्रम के लोकतांत्रिक दर्शन विचारधारा के अंतर्गत यह निर्धारण किया जाता है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप और जो विकास किस प्रकार का है वह लोकतांत्रिक अवधारणा को विकसित करता है। जैसे कि लोकतांत्रिक भावनाओं को भी, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है इसलिए जो पाठ्यक्रम है वो लोकतांत्रिक, उसका आधार जो है लोकतांत्रिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम नियोजन के समाजशास्त्रीय आधार भी बहुत हैं इसके। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सही पता है मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे संस्कृति और समाज का ध्यान रखना होता है। तो उन सब की
सामाजिक आधार के आशय है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों को एक क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी और बालकों के सामाजिकरण की भावना विकसित करते हों। ठीक है, जैसे कोलाबरेटिव, हम कोलाबरेटिव लर्निंग करा ले बच्चे को, कोऑपरेटिव लर्निंग करा ले बच्चे को, तो ये वही होगी ना, सामाजिक भावना बच्चों में पैदा होगी। साथ साथ ग्रुप एक्टिविटी करा ले तो बच्चों की में भावना पैदा होगी एक दूसरे मिलजुल कर कार्य करने की। तो 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक रूसो के व्यक्तिवादी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने कहा, व्यक्तिवादी को जो अभी पढ़ रहे थे हम पहले, उन्होंने कहा सामाजिकतावादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, उनके विरोध में हुआ। उसके उन्होंने कहा ना व्यक्ति केवल व्यक्ति है, तो उनके विरोध में इनका जो है समाजवादी, इन्होंने कहा कि उन्होंने रूसो के व्यक्तिवादी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप समाजवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिसमें व्यक्ति को बदलते हुए समाज में रहने के लिए व्यक्ति को जो है बदलते हुए समाज में रहने के लिए समाज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनका कहने का मतलब ये है। तो 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक रूसो के व्यक्तिवाद के फलस्वरूप समाजवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जिससे व्यक्ति के बदलते हुए समाज में रहने के लिए तैयार करने की आवश्यकता पर बदल दिया। उन्होंने कहा कि समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे ही व्यक्ति को भी बदल जाना चाहिए। फिर इन्होंने कुछ दिए हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं। समाज सारे प्रवृत्ति और पाठ्यक्रम, सामाजिक स्थिति और पाठ्यक्रम, सामाजिक दबाव वर्ग, ये तो आप समझ गए होंगे। समाज शास्त्रीय प्रवृत्ति क्या है कि जो उसमें जो है प्रवृत्ति होगी, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, समाज से संबंधित पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, लेसन्स इंक्लूड होने चाहिए। सामाजिक जो हमारे होते हैं, सामाजिक क्रियाएँ होती हैं, उनसे संबंधित विवाह हो गए, बहुत सारी संस्थाएँ होंगी उनसे संबंधित, है ना, संस्कृति से संबंधित। सामाजिक स्थिति और पाठ्यक्रम, सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, कैसी अच्छी है, बुरी है या नॉर्मल है, किस तरह की स्थिति है हमारी। सामाजिक दबाव वर्ग और पाठ्यक्रम। सामाजिक दबाव वर्ग, कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा ही दबदबा पाठ्यक्रम में बना, मतलब हमारा ही दबदबा बना रहे, इस तरह के पाठ्यक्रम बने कि जो है हमारे समाज को ही ज़्यादा वो दिखाया जाए, दबाव बनाते हैं मतलब एक किस्म का। परिवार और पाठ्यक्रम, ठीक है, ये तो समझ गए हो आप। धार्मिक संगठन और पाठ्यक्रम, इनका कभी कहीं ना कहीं हमारा वो रहता है। समाज की प्रकृति और पाठ्यक्रम, समाज की जो प्रकृति है ना, शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, समाज की बदलती आवश्यकताएं और पाठ्यक्रम। ये तो ये हो गया समाज के बारे में ही है कि जितने भी सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण, ये इनका कहना है समाजशास्त्र का। ठीक है, इनका और भी कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का पुनर्निर्माण। ये कहते हैं, लमले ने माना है, लमले एक विद्वान में, उन्होंने माना है कि समाज पुनर्निर्माण रूप से ये बदलाव अपने कारणों से होते रहते हैं और होते रहेंगे। वे कहते हैं कि जब तक लमले जी का कहना ये है कि जब तक परिवर्तन होता रहता है, समाज जिंदा रहता है, जीवित रहता है, जीवन रहता है समाज के अंदर। परिवर्तन नहीं होगा तो समाज जीवित नहीं रहेगा। तो इसलिए अमूलचूल परिवर्तन उनके अंदर होते रहने चाहिए, समाज में होते रहने चाहिए। और बदलाव किस तरह के होने चाहिए, जैसे भौगोलिक हो गए, औद्योगिकरण से बदलाव होते हैं, भौगोलिक होते हैं, प्रौद्योगिकी हो गए, जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, बदलाव हो रहा है, जनसंख्यात्मक होते हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, कभी घट रही है, ये कारण होते हैं इनमें। शिक्षा सामाजिक संस्था के रूप में, विभिन्न सामाजिक संस्कृतियाँ मूल प्रकाशन स्वतः अगली पीढ़ी, जैसे शिक्षा सामाजिक संस्था के रूप में कैसे कि मान लीजिए आज हमारे पाठ्यक्रम में कोई चीज़ है, ये चीज़ हम कैसे मतलब जो अनपढ़ आदमी उसके पास देर में पहुंचेगी, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग उनकी जल्दी पहुंच जाती है ना। बड़ी वही हस्तांतरित तो संस्कृतियाँ कम पढ़े लिखे लोगों में भी होती है, लेकिन शिक्षा जब हम किताब पढ़ते हैं, जब शिक्षित होते हैं, तो हम बहुत जल्दी से ग्रास कर ले। कोई अब मान लीजिए मुझे कई और की संस्कृति है, उनको मुझे देखना है, तो मैं सर्च करके देख लेती हूँ वहाँ की संस्कृति कैसी है, तो हम लोग उससे ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। और स्थानांतरण का कहने का मतलब यह है कि जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमें उस संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में, हमारी कब से संस्कृति चली आ रही है और कैसी संस्कृति चली आ रही है, और कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होना है, और क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या, ये सब चीज़ों का जो ज्ञान जो है वो उसमें करिकुलम में होना चाहिए। ठीक है, शिक्षण अब जो है वर्तमान पाठ्यक्रम क्या है? वर्तमान पाठ्यक्रम में सभी वर्गों के सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र का विकास हो, उनका चेतना का विकास हो, सांस्कृतिक चेतना का विकास हो, उनके मूल्यों की स्थापना हो, गुणात्मक। वर्तमान पीढ़ी इन गुणों को आत्मसात करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करे, ये आज का हमारा पाठ्यक्रम है। और यही हम चाहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में ये हो। ये मतलब जो बड़े बड़े विषय विशेषज्ञ जो
पाठ्यक्रम बनाते हैं उनके लिए कह रही हूँ, चाहते हैं। पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार, पाठ्यक्रम नियोजन के मनोवैज्ञानिक आधार कौन से हैं? वे हैं अध्येता, जो पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है, यानी कि जो लर्नर है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या अभिरुचियाँ हैं, रुचियाँ हैं, उसकी मूल प्रवृत्ति कैसी है, अभिव्यक्तियाँ कैसी हैं, आवश्यकता कैसे, बालक के बौद्धिक स्तर कैसा है, बालक का शारीरिक क्षमता कितनी है। इस आधार पर हम जो है करिकुलम का निर्माण यानी कि डेवलपमेंट करते हैं। इस दिशा में जो है कुछ ये साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जैसे सूरन आई जेम्स, पहली बार नाम सुना हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया लग रहा होगा आपको, बाकी तो आपके सारे परिचित ही हैं। जैसे वेलेंटाइन, मारिया मॉन्टेस्क्यू, फ्रोबेल आदि से लेकर जीन पियाजे, थार्नडाइक, स्किनर, ब्रूनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, किंतु शिक्षा के क्षेत्र में इसे क्रियात्मक रूप से देने का श्रेय जाता है पेस्टोलॉजी को। पेस्टोलॉजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास करने हेतु बालक के व्यवहार का अध्ययन कर उनकी मूल प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, क्या जान करके कि बालक के अंतर्निहित शक्तियों को जान करके, अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं उनको जान करके बालक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि इसकी मूल प्रवृत्तियाँ है वो मतलब मूल प्रवृत्ति जो मतलब मूल प्रवृत्ति जैसे तो नहीं कि सारी अच्छी हैं, कुछ मूल प्रवृत्ति ऐसी तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो उन पर जो मूल प्रवृत्ति जो अच्छी हैं उनको उभारना और जो गलत है उनको दबाना, इस तरीके से वो शिक्षा देनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पाठ्यक्रम ये है कि करिकुलम, उन्होंने एडवर्ड ए क्रग ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्लानिंग में उल्लेख किया है कि प्रजातांत्रिक संगठन को शिक्षा का मूल उद्देश्य है, यानी कि अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, जैसे कि रोजगार उपलब्ध कराना, अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना स्टूडेंट जो पढ़ के आते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करके आते हैं उनके लिए। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब मानव शक्ति जो है, मानव शक्ति को उचित विकास किया जाता है, मानव शक्ति का उचित विकास किया जाता है, उसका उचित यूज भी किया जाता है, यूज का मतलब उसको उचित मार्गदर्शन दिया जाता है और उसको विकास किया जाता है, तभी जो है किसी भी राष्ट्र की उन्नति संभव है ना। राष्ट्र की उन्नति होती है, संभावना होती है, राष्ट्र की उन्नति होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे परिपक्वता, बच्चे की परिपक्वता, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इनका ध्यान रखना चाहिए, अध्ययता की आवश्यकताएं, व्यक्तिगत रुचियाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम रूपांतरण। अब आ गया बेंच मार्किंग तथा राष्ट्रीय स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका करिकुलम के डेवलपमेंट में क्या है, किसकी बेंच मार्किंग तथा राष्ट्रीय स्तरीय सांविधिक निकायों की भूमिका। अब इसमें दो की भूमिका तो महत्वपूर्ण है, ये एनसीटी और यूजीसी। भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सी सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, सभी को पता है ना। शैक्षणिक पाठ्यचर्या के स्वरूप के निर्धारण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्ययन शिक्षा परिषद प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जबकि विश्वविद्यालय इन संस्थाओं द्वारा बनाए गए बेंचमार्कों, मानदंडों और पाठ्यचर्या को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, वो नियम बनाते हैं, एनसीटी यूजीसी नियम बनाते हैं और जो विश्वविद्यालय लेते हैं उनको क्या करते हैं, व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं उनको। ठीक है, अब पाठ्यचर्या विकास में यूजीसी की भूमिका क्या होती है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, विभिन्न विश्वविद्यालयों का अनुदान देने, समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु 1953 में किया गया था। वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण स्वायत्त शासित सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी को बना दिया गया है। अब विश्वविद्यालयों के शिक्षा पाठ्यचर्या की पुनर्रचना करना, क्या काम है इनका, विश्वविद्यालयों के पाठ्यचर्या की पुनर्रचना करना। दूसरा क्या काम है, पाठ्यचर्या विकास के संबंध में चयनित विभागों में सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना। विभिन्न विभागों में जो विभाग बन रहते हैं, जैसे इसका केमिस्ट्री विभाग, ह्यूमैनिटीज़ का विभाग होता है, ये सब अलग होते हैं, सबके साइंस के अलग विभाग होते हैं, सबके है ना विभाग होते हैं, उन सब में पाठ्यचर्या विकास के लिए अनुसंधान कार्यक्रम, रिसर्च प्रोग्राम चलाना, जैसे यूजी नेट में रिसर्च फेलोशिप चला रखी है, इस तरह का प्रोग्राम चलाना। स्वायत्त शासी महाविद्यालयों में पाठ्यचर्या विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, पाठ्यचर्या विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, जो अपने जो सेल्फ फाइनेंस है, वो तो दूसरों के स्वायत्त शासित में जो ऑटोनोमस जो महाविद्यालय हैं, है ना। पाठ्यचर्या के विकास में संबंधित अन्य निकाय जैसे एनसीटी, एनसीईआरटी आदि के साथ समन्वयात्मक रूप से कार्य करना। पाठ्यचर्या निर्माण और विकास मापदंडों में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य स्तर पर कार्यरत सभी संगठनों और अभिकरणों की क्या करना, सहयोग प्रदान करना।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं यूनिसेफ, यूनिडेप जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनिसेफ जैसे पाठ्यचर्या निर्धारण कार्यक्रम के लिए जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र के में यह आयोग राष्ट्रीय विकास समूह के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पाठ्यचर्या है ना, पाठ्यचर्या निर्धारण कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान आदि राष्ट्रीय स्तर के नियमों के साथ निकायों के साथ पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रमों को सहयोगी भूमिका निभाता है। एनसीटी की भूमिका क्या है? बदलती शिक्षा जरूरत के अनुसार शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करती है। क्या करती है? एनसीटी क्या करती है? 2009 का फ्रेमवर्क देखिए, एनसीएफटी है, एनसीएफटी और जो है 2005 का देखिए, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पर जा करके। एनसीटी द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2005 में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। एनसीएफटी इसमें किसमें 2005 में। इसमें क्या है? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से, ज्ञान को केवल ये नहीं कि किताबों तक रखना है, उनको बाहरी जीवन से भी जोड़ना है, व्यवसाय से भी जोड़ना है, बाहरी जीवन से भी जोड़ना है। ठीक है, ज्ञान को स्कूल से बाहर जीवन से, पढ़ाई रटन प्रणाली से होकर, रटन प्रणाली अपनी पहले केवल रटते थे क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा परीक्षाएं होती थी और ये उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। पाठ्यचर्या का संवर्धन इस प्रकार हो कि वे बच्चों को चहुमुखी विकास करे, चहुमुखी या बहुमुखी विकास करे, उपलब्ध कराए, या सुनिश्चित हो कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित बन के न रह जाए बल्कि जो है उसका संपूर्णता को प्राप्त करे। प्रेक्षागृह अधिक लचीला बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है ना, जैसे फाइल्स बनाना, बीएड में देख लो फाइल्स बनाते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं, है ना, वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होते हैं। एक ऐसी अधिभावी शिक्षण पाठ्यचर्या का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था और अंतर्गत राष्ट्रीय चिंता समाहित हो, ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना। पाठ्यचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका, रोल ऑफ यूनिवर्सिटी इन करिकुलम। तो अब विभिन्न अनुशासनों से संबंधित बहुत सारे हमारे जो है डिसिप्लिन्स है हमारे जो है, तो उनके बीच में अंतर संबंध, इंटर रिलेटेड कैसे हों, इस आधार पर आवश्यक पाठ्यचर्या निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय पाठ्यचर्या निर्मात्री संस्थाओं का सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो पाठ्यचर्या निर्मात्री संस्था होती हैं उनका सहयोग करते हैं विश्वविद्यालय। पाठ्यचर्या कार्यक्रम के निर्माण में भी योग देते हैं और जो है छात्रों और अध्यापकों को समाज से जोड़ते हैं। ऐसा पाठ्यचर्या निर्माण करने की कोशिश करते हैं जो छात्रों और अध्यापकों को समाज से जोड़े। समानता के मुद्दे पर संवेदनशीलता रहेगी, समाज में समानता होनी चाहिए, किसी धर्म विशेष की या किसी जाति विशेष की कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों और अध्यापकों को समाज के विभिन्न वर्गों से जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यचर्या कार्यक्रमों का नियोजन भी करते हैं। तो ये हो गई आपकी, मैंने जल्दी इसलिए पढ़ाया क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा थी इसलिए, और इसमें इतना डीप समझने का कुछ था नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कुछ जरूरत इसमें थी नहीं, केवल आपको मोटा सा ऊपर से केवल उसको आपको समझना था, थोड़ा बहुत पढ़ना था, आप पढ़ते कि मैंने आपको बता दिया, पढ़ के सुना दिया, तो वो इतना ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मुझे एक एक चीज़ में आपकी जो है क्लियर करनी हो कॉन्सेप्ट, वो ऐसा कुछ नहीं था, वो आपका सब पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो इसलिए मैंने इतनी जल्दी आपको कराया है। वो आप जो है आज के लिए तो बस इतना ही, आप कर लेते हैं PYQ अपने। बाहरी आलोचना, समय श्रेणी डिजाइन, आंतरिक आलोचना, स्थितिक समूह तुलना डिजाइन। तो ये जो है बाहरी आलोचना के सामने है पूर्व प्रायोगिक डिजाइन, समय श्रेणी डिजाइन के सामने है अर्ध प्रायोगिक डिजाइन, और आंतरिक आलोचना के सामने है स्रोत की शुद्धता अथवा योग्यता, और स्थितिक समूह तुलना डिजाइन के सामने डाटा की प्रामाणिकता अथवा विशुद्धता। तो बाहरी आलोचना के सामने क्या होगा? डाटा निकल जाता है मेरे मुंह से, डेटा। बाहरी आलोचना के सामने बोलेंगे डेटा की प्रामाणिकता, डाटा हिंदी में तो डाटा ही बोलते हैं ना, हिंदी में बोलती है, इसका मतलब सही है। बाहरी आलोचना के सामने है डाटा की प्रामाणिकता अथवा विशुद्धता, ठीक है। और समय श्रेणी डिजाइन के सामने है अर्ध प्रायोगिक डिजाइन, और आंतरिक आलोचना के सामने है स्रोत की शुद्धता अथवा योग्यता, और स्थैनिक समूह तुलना डिजाइन के सामने है पूर्व प्रायोगिक डिजाइन। तो जो सही हमारा आंसर है वो है ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। प्रबंध के ग्रेड की अनुसांगिक नेतृत्व शैली का सही क्रम क्या है? ये क्वेश्चन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, और जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट वाली जो आपकी
जो यूनिट है उसमें से क्वेश्चन लिया गया है। कंट्री क्लब, टीम प्रबंधन, प्रेक्षणिक प्रबंधन, पराधिकार अनुपालन, मिडल ऑफ द रोड, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा। तो इनको हमें लगाना है क्रम में। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा प्रेक्षणिक प्रबंधन, फिर आएगा कंट्री क्लब, फिर आएगा पराधिकार अनुपालन, फिर आएगा मिडल ऑफ द रोड, फिर आएगा टीम प्रबंधन। इस तरीके से ये जो है क्रम में लगेंगे। तो ये इसका आंसर जो है डी है, CADEB। ये आप जो है पढ़िएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा। आप लोग इनको पहले अपनी पुस्तक में पढ़िएगा। प्रबंधन के प्रकारों का सही क्रम क्या है? निर्देशित करना, व्यवस्था करना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, कर्मचारी भर्ती। प्रबंधन कैसे करेंगे तो हम कैसे चलेंगे, किस तरह से योजना बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे योजना, उसके बाद करेंगे हम व्यवस्था, उसके बाद करेंगे कर्मचारी भर्ती, फिर करेंगे हम नियंत्रण, और फिर करेंगे हम निर्देशन, और फिर करेंगे हम नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, CBEAD। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। परिणाम आधारित समेकित मॉडल, CIPP मॉडल, स्क्रीमेन मॉडल, टाइलर मॉडल। तो इनके सामने जो है हमें सही लगाना है। तो मैं इनका सही से बोल देती हूँ आपको। परिणाम आधारित समेकित मॉडल स्पष्ट अधिगम परिणाम, CIPP मॉडल के सामने विद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है ये। और स्क्रीमेन मॉडल क्रमबद्ध और व्यापक मूल्यांकन करता है। और टाइलर का वस्तुनिष्ठ 4 चरण की प्रक्रिया है, यानी कि इनके अलग अलग कार्य हैं। सबके जितने भी मॉडल है इनके अलग ही कार्य हैं, अलग तरीके से कार्य हैं। हर जगह एक ही मॉडल काम नहीं करता है, सब अलग अलग कार्य करते हैं। ये सारे हैं करिकुलम की मॉडल है। आगे आने वाले जो यूनिट होगी उसमें आपको मैं कल, क्योंकि आज हमारी ये ख़त्म हो गई, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी, है ना। निम्नलिखित समाजी शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक मील के पत्थर हैं, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सलामान का स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी। तो 2001 में तो आप सबसे पहले इसको लगाना सर्व शिक्षा अभियान को। तो 2001 में तो सर्व शिक्षा अभियान, फिर है सलामान का सबसे पहले तो सलामान का स्टेटमेंट 1994 में, फिर है सर्व शिक्षा अभियान। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 में, फिर है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ये हो गया। फिर हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, ये हो गया। और इसका जो आंसर सही है वो है A, DBAEC, ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 से संबंधित है? रीड ओनली फर्स्ट, सीमेंटिक इंटीग्रेशन, डाटा इंटरऑपरेबिलिटी, सोशल नेटवर्किंग एंड उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित कंटेंट, एडवांस वर्चुअल रियलिटी। तो ये है सोशल नेटवर्क, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं, है ना, ये जो है सोशल नेटवर्किंग और उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित जो कंटेंट होता है उसको बोलते हैं 2.0। ठीक है। वे जो कोमल और गोल होते हैं ऐसे व्यक्तियों को सैल्डर द्वारा निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एस्थेटिक, एंडोमॉर्फिक। ये आप जो है कोर्स में, ये बल्कि ये जो टॉपिक आपके कोर्स में है भी नहीं, जिसमें ये क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है डी, इसका सही आंसर है एंडोमॉर्फिक, सही आंसर है। 9th क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। पूर्व वैज्ञानिक प्रबंध युग, क्लासिकल प्रबंधन युग, नव क्लासिकल प्रबंधन युग, आधुनिक प्रबंधन युग। तो 4 तरह के प्रबंधन युग बताए गए हैं, उसी में से लिए गए प्रबंधन वाली यूनिट में से ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ए का है फोर्थ, यानी कि चार्ल्स बाबेज एंड रॉबर्ट ओवन है पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन युग का, पूर्व वैज्ञानिक प्रबंधन युग का चार्ल्स बाबेज एंड रॉबर्ट। और बी का है थर्ड, अर्नेस्ट डेल, क्लासिकल का है अर्नेस्ट डेल। और सी का है सेकंड, जॉर्ज एल्टन मेयो। और डी का है आधुनिक प्रबंधन का है हमारा उनका भी थर्ड, डी का अर्नेस्ट डेल, वही कहने वाली थी मैं, अर्नेस्ट डेल। शैक्षणिक नियंत्रण में पोकायोके प्रतिरूप का मुख्य फोकस क्या है? पोकायोके ये भी इसी का ही है, मैनेजमेंट का ही। उसमें है हमारा 4 दिए गए हैं: वित्तीय अकुशलताओं का उन्मूलन करना, शैक्षणिक प्रक्रिया में त्रुटियों का निवारण करना, छात्र शिक्षण संवाद को बढ़ाना, नवाचारी शिक्षण सामग्री का विकास करना। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में हमारा जो है सेकंड सही है।
क्योंकि ये त्रुटि का निवारण करता है ना पोकायो के मैनेजमेंट में जो पढ़ते हैं, तो यहाँ भी इसका यही है काम, सेक्शन जो प्रक्रिया में भी यही काम है त्रुटियों का निवारण करना। तो यही जो है आंसर बी सही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और यूजीसी नेट की तैयारी करते रहिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए जिससे कि आप जो है टॉप करें, अच्छे नंबर लाएं और जो है बाय बाय।